जय हिंद दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका अधिगम की श्रृंखला के अंतर्गत। आई होप आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की अधिगम के अर्थ, सोपान एवं परिभाषाओं की। तदुपरांत हमने नेक्स्ट क्लास में चर्चा की अधिगम की प्रकृति एवं विशेषता की। इसी कड़ी में आज हम शुरुआत कर रहे हैं अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों की। विभिन्न दृष्टिकोण अर्थात जो विभिन्न संप्रदाय थे अधिगम के, इसके अंतर्गत व्यवहारवादी, गेस्टाल्टवादी या हार्मिक दृष्टिकोणवादी, क्षेत्रीय दृष्टिकोणवादी, ये जो भी विभिन्न दृष्टिकोण थे उनके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करें व्यवहारवादी दृष्टिकोण की। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की व्यवहारवादियों के अनुसार साथियों, अनुभव, इसके उपरांत अभ्यास, प्रयत्न को उन्होंने महत्वपूर्ण दर्जा दिया अधिगम के अंतर्गत। तब तक ये नहीं माने, जब तक ये जैसे कि अनुभव, अभ्यास, प्रयत्न ये शामिल नहीं थे, तब तक उन्होंने अधिगम को स्थायी रूप में स्वीकार नहीं किया। तो अब व्यवहारवादियों के अनुसार अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव के परिणाम स्वरूप अधिगम के परिणाम स्वरूप अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अर्थात साथियों, इनके अनुसार जब तक अधिगम मान्य नहीं है, तब तक अनुभव नहीं हो, अभ्यास नहीं हो, तो अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है उसको व्यवहारवादियों ने अधिगम माना है। तदुपरांत हम नेक्स्ट दृष्टिकोण की बात करें, गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण। गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रक्रिया होती है। अर्थात लर्नर के सामने जो भी परिस्थितियां हैं, सब के सब उसके सामने होती हैं, तो लर्नर एक साथ अपने मस्तिष्क के अंतर्गत सूझ उत्पन्न करता है और अधिगम करना सीख जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने बंदर पर प्रयोग किया था कि बंदर किन परिस्थितियों के अंतर्गत लर्निंग करता है। उसको एक पिंजरे के अंतर्गत केलाएं रख दी जाती हैं, छड़ी भी रख दी जाती है, बॉक्स भी रख दिए जाते हैं। बंदर सोचता रहता है, तदुपरांत उसके मन में एक सूझ उत्पन्न होती है कि सबसे पहले मुझे बॉक्स जमाना है, उसके बाद में मुझे छड़ी जमानी है, छड़ी को लंबी करना है, तदुपरांत मुझे बॉक्स के ऊपर चढ़ना है, फिर छड़ी लेके और केला के जो गुच्छा ऊपर टंगे हुए थे पिंजरे के अंतर्गत, वो मुझे प्राप्त करना है। इसकी एक निश्चित प्रोसेस होती है। अर्थात गेस्टाल्टवादियों ने माना कि जब तक व्यक्ति के अंतर्गत सूझ उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी प्रक्रिया की संपूर्ण परिस्थिति के बारे में चर्चा नहीं कर पाते हैं, या फिर संपूर्ण परिस्थिति को हम जान नहीं पाएंगे, तब तक अधिगम नहीं होगा। अधिगम जब भी परिपूर्ण होगा जब तक, या फिर जब संपूर्ण प्रक्रिया या फिर संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रक्रिया हमें नजर हो या मध्य नजर रखते हैं हो हम। तो साथियों, गेस्टाल्टवादियों के अनुसार संपूर्ण अधिगम जब तक है, अधिगम संपूर्ण स्थिति की, अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रक्रिया है। तदुपरांत गेस्टाल्टवादियों के बाद में नेक्स्ट दृष्टिकोण की हम बात करें, हार्मिक दृष्टिकोण। हार्मिक दृष्टिकोण
दोस्तों, हार्मिक दृष्टिकोण, इसका प्रतिपादन किया था विलियम मैकडूगल ने। इनके अनुसार अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप होता है, या फिर अधिगम एक निश्चित लक्ष्य को जानकर, या जो निश्चित लक्ष्य होता है उसको टारगेट करके ही, उसको केंद्र में रखकर ही अधिगम किया जा सकता है। हार्मिक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम लक्ष्य केंद्रित रूप है। नेक्स्ट दृष्टिकोण की हम बात करें, क्षेत्रीय दृष्टिकोण। क्षेत्रीय दृष्टिकोण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण, इसके प्रतिपादक थे कुर्ट लेवेन। प्रतिपादक थे इसके कुर्ट लेवेन। कुर्ट लेवेन महोदय के अनुसार अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं, या फिर क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत किसी भी परिस्थिति हो, उसका प्रत्यक्ष जब तक हमें ज्ञानात्मक संगठन प्राप्त नहीं होगा, या फिर प्रत्यक्ष ज्ञान हमें नहीं मिल पाएगा, तब तक हम अधिगम नहीं कर पाएंगे। अर्थात संपूर्ण जो पृष्ठभूमि है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, उसकी जो संरचना, ज्ञानात्मक जो संरचना है, उनको भी मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत अधिगम प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। क्षेत्रीय दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। तदुपरांत नेक्स्ट दृष्टिकोण की बात करें हम, प्रयत्न में भूल दृष्टिकोण। प्रयत्न एवं भूल दृष्टिकोण। प्रयत्न एवं भूल दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार व्यक्ति या फिर जानवर या फिर कोई भी प्राणी सबसे पहले प्रयत्न करेगा, उन चीजों को वो भूलेगा भी, तदुपरांत प्रयत्न कर या अभ्यास के माध्यम से किसी भी चीज को एक निश्चित रूप प्रदान करके या फिर अभ्यास और प्रयत्नों के माध्यम से अधिगम को कंप्लीट कर लेगा या फिर अधिगम कर लेगा। प्रयत्न एवं भूल दृष्टिकोण के अनुसार प्रयत्न में भूल ही सीखना अधिगम है। प्रयत्न में भूल ही अधिगम है या सीखना अधिगम है। अर्थात अधिगम विभिन्न किए गए प्रयत्नों, अभ्यासों के माध्यम से ही हो पाता है, या फिर अधिगम विभिन्न स्टेपों के माध्यम से, जिनके अंतर्गत हम किसी निश्चित प्रोसेस के माध्यम से हम विभिन्न प्रतिक्रियाएं करें या फिर अनुभव लें हम, और इसको इतनी बार दोहराएं किसी प्रयत्न को कि वो ऑटोमेटिकली ही यांत्रिक रूप में हमारे मस्तिष्क में एक निश्चित परिपाटी प्रदान कर दे या फिर निश्चित रूप प्रदान कर ले और अधिगम हो जाए। तो साथियों, हमने चर्चा की अधिगम संबंधी विभिन्न दृष्टिकोणों की। सबसे पहला दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण। इसके अनुसार अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तदुपरांत हमने बात की गेस्टाल्टवादी दृष्टिकोण की,
जिसके अनुसार अधिगम संपूर्ण स्थिति की संपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हमने बंदर के प्रयोग के बारे में चर्चा की। तदुपरांत हमने बात की हार्मिक दृष्टिकोण की, जिसको या फिर हार्मिक दृष्टिकोण के प्रतिपादक थे विलियम मैकडूगल। तदुपरांत इन्होंने कहा कि अधिगम को लक्ष्य केंद्रित, अधिगम एक लक्ष्य केंद्रित रूप है। अधिगम को तब तक अधिगम नहीं किया, मतलब मनुष्य जब तक अधिगम नहीं कर सकता जब तक लक्ष्य उसके पास में नहीं हो, या फिर लक्ष्य कोई निश्चित या निर्धारित नहीं कर रखा हो, तब तक अधिगम नहीं कर सकते हम। तदुपरांत हमने बात की क्षेत्रीय दृष्टिकोण की। इसके अंतर्गत इसके प्रतिपादक कुर्टलेविन महोदय, इन्होंने कहा कि अधिगम किसी स्थिति का प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक संगठन है। अंतिम रूप से हमने चर्चा की प्रयत्न एवं भूल दृष्टिकोण की, जिसके प्रतिपादक थे थॉर्नडाइक महोदय। इनके अनुसार प्रयत्न में भूल ही सीखना या फिर लर्निंग या अधिगम है। तो साथियों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आशा करता हूं सभी क्लास को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको लर्निंग हो पा रही है या नहीं। तब तक के लिए गुड बाय, राम राम।